Hello everyone, welcome to EduTap. My name is Megha, and in today's Sankalp series session, we are going to discuss the topic Insolvency and Bankruptcy Code, which is a very important topic for a JIB examination. And अगर आप एक ही जगह पे important topics और previous year questions की list चाहते हैं, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है जिसके थ्रू आप फ्री ऑफ कॉस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की एक फाइल डाउनलोड कर सकते हैं ताकि एग्जाम की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन कर सकें। चलिए अब हम बात करते हैं इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड की। तो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड आने से पहले जो इंसॉल्वेंसी के लॉज थे ना, वो बहुत ज्यादा फ्रेगमेंटेड थे, ओवरलैपिंग थे, कॉम्प्लेक्स थे, बहुत ज्यादा इनएफिशिएंट थे। तो इसीलिए कंसोलिडेट किया गया सारे लॉज को और एक सिंगल फ्रेमवर्क लाया गया आईबीसी के फॉर्म में, जिसमें जो पूरा इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन का प्रोसेस है वो एक टाइम बाउंड मैनर में किया जाता है। इससे क्या है कि जो बिजनेस का एनवायरनमेंट है ना, वो इम्प्रूव होता है, क्रेडिट मार्केट इंप्रूव होता है, लोगों को पता लगता है कि ठीक है, अगर हम कंपनीज को लोन्स वगैरह देते हैं, अगर इंसॉल्वेंसी होती भी है तो वो जो रेजोल्यूशन का प्रोसेस है वो इजी हो चुका है। तो अभी कॉम्प्रिहेंसिव, एफिशिएंट और टाइम बाउंड हम लेजिस्लेशन लेके आए हैं आईबीसी में। पहले तो ऐसा होता था, अगर कोई कंपनी दिवालिया डिक्लेयर कर देती थी, सालों साल तक केसेस चलते रहते थे, लोगों के पैसे फंसे रहते थे, लेकिन अब वो चीज नहीं है आईबीसी आने के बाद, क्योंकि हर चीज टाइम बाउंड मैनर में हो रही है। तो आईबीसी के अंदर कॉर्पोरेट्स की इंसॉल्वेंसी लिक्विडेशन भी कवर होती है, जहां पे डिफॉल्ट का अमाउंट 1 करोड़ या उससे ज्यादा का है। इंडिविजुअल और जो पार्टनरशिप फर्म्स हैं, उनका भी केसेस यहाँ पे सॉल्व होते हैं अगर डिफॉल्ट 1,000 रुपए या उससे ज्यादा का है। तो इसमें प्रॉपर इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क बनाए गए हैं, इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी बोर्ड बनाया गया है, तो सारी चीजों को काफी स्ट्रक्चर कर दिया गया है। तो आईबीसी का जो एप्लीकेबिलिटी है वो कॉर्पोरेट्स पे भी है, पार्टनरशिप, इंडिविजुअल, एलएलपी, कॉर्पोरेट डेटर्स, सब पे एप्लीकेबल है। और इसमें सारे लॉज को कंसोलिडेट कर दिया गया है करंट टाइम की रिक्वायरमेंट से, तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लाया गया है। तो आईबीबीआई लाया गया, उसे स्टैब्लिश किया गया, उसको रेगुलेटरी फंक्शंस दिए गए, एक बोर्ड बनाया गया। अब ऑब्जेक्टिव क्या है इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड का, कि टाइम बाउंड मैनर पे सारा सोल्यूशन होना चाहिए है। हम एंटरप्रेन्योरशिप को सपोर्ट कर रहे हैं, क्रेडिट अवेलेबल है अब इजीली, प्लस इंटरेस्ट जो है वो सबके बैलेंस होंगे, डेटर क्रेडिटर्स के। प्रायोरिटी ऑर्डर बताया गया है कि अगर कंपनी में लिक्विडेशन इंसॉल्वेंसी का प्रोसेस होता है तो प्रायोरिटी ऑर्डर क्या होगा, किसको पहले पैसे मिलेंगे, किसको बाद में पैसे मिलेंगे, कौन एप्लीकेशन फाइल कर सकता है। तो हर चीज को बहुत ही क्लियरली अब डिफाइन कर दिया गया है। तो आईबीसी कंपनीज, एलएलपीज, पर्सनल गारंटर्स, स्पेशल एक्ट्स वाली जो कंपनीज हैं, बॉडीज हैं, पार्टनरशिप फर्म्स हैं, प्रोपराइटरशिप फर्म्स हैं, इंडिविजुअल्स हैं, सबको कवर करता है। तो काफी कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज है। तो आईबीसी में हम बार बार एक वर्ड सुनते हैं, उसके नाम में ही है इंसॉल्वेंसी। तो इंसॉल्वेंसी कब होती है, जब एक इंडिविजुअल या एक ऑर्गेनाइजेशन अपने जो फाइनेंशियल डेट ऑब्लिगेशंस है उसको पूरा नहीं कर पाता, लोगों का पैसा वापस नहीं कर पाती कोई कंपनी या फिर कोई पर्सन। तो अब इस सिचुएशन को रिजॉल्व कैसे कर सकते हैं, या तो रीपेमेंट का प्लान चेंज कर दो, कि ठीक है, आपने मुझे पहले 2 साल में पैसा वापस करना था इंस्टॉलमेंट्स में, अब आप 3 साल में कर दो, या इंटरेस्ट रिड्यूस कर दिया जाए, ऐसे रिजॉल्व हो सकता है। या फिर डेट का कोई पार्ट राइट ऑफ कर दिया जाए कि इतने की बजाय आप इतना ही पैसा हमें दे दो, तो ऐसा भी हो सकता है। लेकिन अगर ये इंसॉल्वेंसी की जो चीज है, अगर ये फिर भी अनरिजॉल्व रहती है, तो लीगल एक्शन लिया जा सकता है। जो इंसॉल्वेंट है उसकी एसेट्स को बेच के क्रेडिटर्स का पैसा रिकवर किया जा सकता है, और ऑफिशियल असाइनी या फिर ऑफिशियल लिक्विडेटर अपॉइंट किया जा सकता है गवर्नमेंट के द्वारा, जो इंसॉल्वेंट पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन के सारे एसेट्स को मैनेज करेगा, उनको बेचेगा और पैसे की रिकवरी में हेल्प करेगा। ठीक है। सिमिलर सा ही एक टर्म हम बार बार सुनते हैं, वो है बैंकरप्सी। तो ये थोड़ा सा इंसॉल्वेंसी से डिफरेंट है, ज्यादा फॉर्मल, ज्यादा एमिकेबल है। यहाँ पे जो इंडिविजुअल है वो खुद वॉलंटरीली जाके डिक्लेयर कर देता है कि भाई मैं तो बैंकरप्ट हो गया हूँ, मैं कोर्ट जा रहा हूँ, मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं खुद ही बता रहा हूँ कि मेरे पास पैसा ही नहीं है, मैं चुका ही नहीं सकता हूँ। तो कोर्ट क्या करेगा, उस पर्सन की प्रॉपर्टी को लिक्विडेट कर देगा
और क्रेडिटर्स को पैसा दे देगा कि देखो भाई, इस आदमी ने तो खुद ही बोल दिया कि मेरे पास पैसा नहीं, तो जो भी इसकी प्रॉपर्टी है हम सेल कर रहे हैं और आपको हम क्रेडिटर्स को हम पैसा दे देंगे। उसके बाद अब जो बैंकरप्ट इंसान होता है ना, उसको छुटकारा मिल जाता है, उसे न्यू लीज ऑफ लाइफ मिल जाता है। ठीक है, कि जो भी रेजोल्यूशन था कोर्ट ने करवा दिया। उसके बाद एक टर्म हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वो है फाइनेंशियल क्रेडिटर्स। देखो, एक हमें सुनने में आएगा ऑपरेशनल डेट, ऑपरेशनल क्रेडिटर्स, एक आएगा फाइनेंशियल क्रेडिटर्स। अगर एक कंपनी ने लोन लिए हैं, डेट के थ्रू पैसा रेज किया है, तो वो उनका फाइनेंशियल डेट है, जहां पे आप पैसा उठाते हो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए और विद इंटरेस्ट आप चुका रहे हो। तो जो आपके लोन्स हैं, डेट्स हैं, ये सारे आपके फाइनेंशियल डेट हैं, ये आप फाइनेंशियल क्रेडिटर्स से लेते हो। तो आपका प्योरली लेंडर बोरवर का यहाँ पे रिलेशनशिप बनता है। इवन जो होम बायर्स हैं, उन्हें भी एज अ फाइनेंशियल क्रेडिटर्स रिकॉग्नाइज किया गया है अंडर द इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड। ऑपरेशनल डेट की अगर हम बात करें, तो इसमें मान लीजिए कि मेरी कंपनी है, मेरी कंपनी ने गुड्स खरीद लिए, सर्विसेज ले ली, लेकिन उसका पेमेंट नहीं किया। तो रोज का जो आपका बिजनेस चलाने में जो आप गुड्स सर्विसेज खरीद रहे हैं और उसका पैसा नहीं पे किया हुआ, वो एक डेट है। एम्प्लॉयज को पे नहीं किया, आपने गवर्नमेंट के सेस और टैक्स नहीं पे किया, तो ये सारा ऑपरेशनल डेट होता है, जो गवर्नमेंट को देना है, स्टेट गवर्नमेंट को देना है, लोकल अथॉरिटीज को देना है, एम्प्लॉयज को देना है। तो ये ऑपरेशनल आपके ये सारे क्रेडिटर्स हो जाते हैं, जिनके जो क्लेम है वो बिजनेस से अराइज हुआ है, बिजनेस ऑपरेशंस की वजह से ये डेट अराइज हुआ है। ओके, अब हम स्ट्रक्चर ऑफ आईबीसी की बात करें, तो इसमें हमारे पास 5 पिलर्स आ जाते हैं, जिसके बारे में हम बात करेंगे। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स, इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज एंड एडजुडिकेटिंग अथॉरिटीज। तो अगर हम ओवरऑल थोड़ा सा बात करें, तो जो आईबीबीआई है, ये एक रेगुलेटरी बॉडी है जो इंसॉल्वेंसी की प्रोसेस को ओवरसी करती है। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी जो होती है, वो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स को रेगुलेट करती है, ओवरसी करती है। और जो आपके इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स हैं, वो एक्चुअली इंसॉल्वेंसी के केसेस को मैनेज करते हैं, कि एक्चुअली ग्राउंड पे जो असली काम करते हैं ना, वो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स करते हैं। आईयू यानी कि जो आपकी इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज हैं, ये ऐसी एंटिटीज हैं जो रिलायबल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी जो जजमेंट देते हैं, जो जिनके पास एक्चुअली कंप्लेंट्स जाती हैं, जो इशू रिजॉल्व करते हैं, जो डिस्प्यूट्स वगैरह रिजॉल्व करने में, डीआरटी, एनसीएलटी, इनके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया है, इसे 2016 में सेटअप किया गया था। ये मेन रेगुलेटरी अथॉरिटी है जो आईबीसी में पूरा सुपरविजन का काम करते हैं ये। तो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज, इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज, सब पे ओवरसाइट का काम जो है वो आईबीबीआई, इसे बोर्ड भी बोल सकते हो आप, ये बोर्ड करता है। तो इनका काम क्या है? कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन के रूल्स बनाना, कॉर्पोरेट लिक्विडेशन के रूल्स बनाना, इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन जो इंडिविजुअल के उसके रूल्स बनाना, बैंकरप्सी के रूल्स बनाना, इवन कंपनीज रूल्स 2013 के अंदर इन्हें अथॉरिटी के तौर पे डेजिग्नेट किया गया है कि जो प्रोफेशन ऑफ वैल्यूअर्स है इंडिया में, उनको रेगुलेट और डेवलप करने की जिम्मेदारी भी आईबीबीआई की है। तो आईबीबीआई के जो मेंबर्स होते हैं, उन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। इसमें चेयरपर्सन होगा और 3 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होंगे, जो कि नॉट बिलो द रैंक ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी या इक्विवेलेंट होंगे। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में से, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में से और मिनिस्ट्री ऑफ लॉ में से 3 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स जो जॉइंट सेक्रेटरी या उससे ऊपर के ही लेवल के होने चाहिए, उन्हें अपॉइंट किया जाता है। एक एक्स ऑफिशियो मेंबर आता है आरबीआई से। ठीक है, उसके बाद 5 और मेंबर्स होते हैं, जिसमें से कम 3 होल टाइम मेंबर्स होते हैं, जिन्हें गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है। तो इनका जो टेन्योर है चेयरपर्सन एंड अदर मेंबर्स का, वो 5 साल तक का होता है, अप टू द एज ऑफ 65। जो एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं, वो तो जब तक अपनी पोस्ट पे हैं, तब तक वो आईबीबीआई में भी रहेंगे। जब वो उस पोस्ट से हट गए, तो वो आईबीबीआई से भी हट जाएंगे। ठीक है, और इन्हें सबको रीअपॉइंट भी किया जा सकता है। अब अगर हम बोर्ड के पावर्स के बारे में बात करें, उसके फंक्शंस के बारे में बात करें, तो जो हमारे इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज हैं, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स हैं, आईयूज हैं, इनको रजिस्टर करना, रेगुलेट करना, ये काम आईबीबीआई का है। ठीक है, किसी के भी रजिस्ट्रेशन को रिन्यू करना,
विड्रॉ करना, सस्पेंड करना, कैंसिल करना, ये बोर्ड के पास पावर है। तो इन सबके फंक्शंस को रेगुलेट करना, डेवलप करना, जो भी बाकी के पिलर्स हैं, ये आईबीबीआई का काम है। ठीक है। स्टैंडर्ड्स क्या होंगे सबकी फंक्शनिंग के, किसी का इंस्पेक्शन करना है, इन्वेस्टिगेशन करना है, गाइडलाइंस जारी करने हैं, कैसे टाइम बाउंड डिस्पोजल होना चाहिए कि डेटर का सारा एसेट्स बेचो और जो है क्रेडिटर्स का पैसा रिकवर होना चाहिए। तो पूरा जो फ्रेमवर्क बनाया जा रहा है ना इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड के अंडर, आईबीबीआई के पास बहुत मेजर पावर्स हैं और इनके पास क्वाजी जुडिशियल पावर्स भी होते हैं कि फुली वो जज नहीं है लेकिन उनके पास जुडिशरी वाली कुछ कुछ पावर्स हैं। जैसे कि कोर्ट के पास होती है ना अंडर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, वैसे ही इनके पास आईबीबीआई के पास पावर्स हैं। और वो कौन सी पावर्स हैं? क्वाजी जुडिशियल, डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करने के लिए बोलना, किसी को सम्मन भेज के बुलाना कि तुम्हें अटेंड करना पड़ेगा और ओथ के अंडर तुम्हें अपना बयान देना पड़ेगा। कहीं से भी बुक्स इंस्पेक्ट करने के लिए बोल देना कि इनको अपनी बुक्स भेजनी पड़ेंगी, इंस्पेक्शन करवानी पड़ेगी, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स कुछ भी इंस्पेक्ट कर सकते हैं ये। कमीशंस इशू कर सकते हैं, किसी भी डॉक्यूमेंट को एग्जामिन करना है, किसी भी विटनेस को एग्जामिन करना है, तो ये सारी वो जो जज वाली पावर्स होती है ना, ये कुछ कुछ पावर्स आईबीबीआई के पास भी हैं। तो आईबीबीआई ऊपर बैठा है और सबको रेगुलेट कर रहा है। फिर आती है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज। तो ये ना बोर्ड के अंडर, आईबीबीआई के अंडर ना कुछ एजेंसीज होती हैं जिनके पास जाके इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स को मेंबरशिप लेनी पड़ती है। ठीक है। तो दे ऑपरेट अंडर अ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इशूड बाय आईबीबीआई। तो जो भी हमारे पास ये एजेंसीज होती हैं, इन एजेंसीज को आईबीबीआई से रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। जितने भी मेंबर्स हैं जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स हैं, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स को इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी में जाके मेंबरशिप लेनी पड़ती है। तो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स जो होते हैं, जो एक्चुअली में पूरे प्रोसेस में काम करते हैं, उनको रेगुलेट करना, उनके कंडक्ट को देखना, ये सारा काम इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज का है। कि जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट करना, रेगुलेशन करना, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स की उनका एथिकल कंडक्ट प्रमोट करना, जो भी डेटर्स, क्रेडिटर्स, स्टेक होल्डर्स हैं, उनको प्रोटेक्ट करना। ताकि देखो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स अपना काम अच्छे से करेंगे तभी डेटर, क्रेडिटर्स और सारे स्टेक होल्डर्स का जो काम है वो सही रहेगा। ठीक है, उनके प्रोटेक्शन होगा उनके इंटरेस्ट का। तो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज जो होती हैं, ये इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स को मेंबर्स देते हैं जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं। उनका स्टैंडर्ड सेट करना कि वो कैसे प्रोफेशनल कंडक्ट करेंगे, एंड उनके राइट्स एंड इंटरेस्ट को भी सेफ गार्ड करना, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स के राइट्स को सेफ गार्ड करना। अगर कोई गड़बड़ होती है, उनके मेंबरशिप कैंसिल भी की जा सकती है और सस्पेंड भी कर सकते हैं वो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स को। अब बात करते हैं इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स। ये ऐसे इंडिविजुअल्स होते हैं जो एक्चुअली इंसॉल्वेंसी, लिक्विडेशन या बैंकरप्सी की प्रोसीडिंग्स में एक्चुअली काम करते हैं। ये एक्चुअली एग्जीक्यूट करते हैं इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड को, और इन्हें मेंबरशिप लेना पड़ता है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी का। तो अगर किसी को इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल बनना है, तो एक तो उसके पास किसी आईपीए का मेंबरशिप होना चाहिए है, और लिमिटेड इंसॉल्वेंसी एग्जामिनेशन होता है, वो पास किया हुआ होना चाहिए। एंड इनका मेंबरशिप लेने के बाद आईपीए का पहले पेपर क्लियर कर लो, लिमिटेड इंसॉल्वेंसी एग्जामिनेशन, फिर आईपीए का मेंबरशिप ले लो, फिर आईबीबीआई के पास भी खुद को इनको रजिस्टर करवाना पड़ता है। ठीक है। और आईबीबीआई ये भी स्पेसिफाई कर सकता है कि कौन से कैटेगरी के प्रोफेशनल्स एलिजिबल होंगे इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल बनने के लिए, कि फाइनेंस का बैकग्राउंड चाहिए, लॉ का चाहिए, मैनेजमेंट का चाहिए, किस चीज का बैकग्राउंड चाहिए, वो बताया जा सकता है। अभी करते क्या है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स? फ्रेश स्टार्ट ऑर्डर प्रोसेस करना। जैसे कोई इंडिविजुअल है विद स्मॉल डेट, उसको वो अपना डेट नहीं चुका पाया, उसको फ्रेश स्टार्ट करने में हेल्प करना। कॉर्पोरेट्स का इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस करवाना, इंडिविजुअल्स का इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस करवाना। एक ना प्री पैकेज्ड इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस होता है जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, इसमें भी ये हेल्प करते हैं। इंडिविजुअल का बैंकरप्सी का प्रोसेस है, कंपनी लिक्विडेट हो रही है, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स यहाँ पे हर जगह वही काम करते हैं, और ये बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट एक कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करते हैं। तो बाकी सब तो बातें हैं ना, एक्चुअली काम तो ये इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स करते हैं। ठीक है। चलिए, फिर आता है आखिरी पिलर, वो है इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज। जो इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज होते हैं, इनका काम क्या है?
जो भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है उसे कलेक्ट करना, कोलेट करना, ऑथेंटिकेट करना, डिसेमिनेट करना। और ये इलेक्ट्रॉनिक डाटाबेस बना के रखते हैं लेंडर्स का, टर्म्स क्या थे लेंडिंग के, ये सारा डाटा मेंटेन करते हैं। अब देखो, अगर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ऑथेंटिक डाटा अवेलेबल है तो डिफॉल्ट को लेके जो डिस्प्यूट्स हैं, डिलेज हैं, वो कम होते हैं। डिफॉल्ट को लेके जो भी डिस्प्यूट्स हैं, डिलेज हैं, वो थोड़ा-सा रिड्यूस हो जाते हैं, क्योंकि जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है वो सब रेडिली अवेलेबल है और वेरिफाएबल है, उसको वेरीफाई करने की ज़रूरत नहीं है। जो आयु ने डाटा दिया, वो आपका ऑथेंटिक माना जाएगा। तो अगर किसी को आयु के तौर पे काम करना है, उसके पास सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन होना चाहिए फ्रॉम आईबीबीआई। ठीक है? और आईबीबीआई को ये भी बोला जा आईबीबीआई आयु को ये भी बोल सकता है कि आपको एक गवर्निंग बोर्ड एस्टैब्लिश करना पड़ेगा, आपको इतने इंडिपेंडेंट मेंबर्स रखने पड़ेंगे ताकि न्यूट्रलिटी और ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहे। तो कोई आयु बनती है अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन, तो उन्हें बोला जा सकता है कि तुम्हें अब अपना एक बोर्ड बनाना पड़ेगा, बोर्ड में इतने लोग रखने पड़ेंगे। तो जो आयु है, उन्हें एक यूनिवर्सली एक्सेसिबल फॉर्मेट में अपना डाटा स्टोर करना है, सारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इनके पास रहती है। एंड एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉनिक सबमिशंस ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन फ्रॉम एनी पर्सन हु इज ऑब्लिगेटेड टू प्रोवाइड और वॉलंटरली सबमिटेड। तो आयु के पास कोई भी इंफॉर्मेशन आती है तो ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सबमिट कर लेते हैं। जितने भी डिस्प्यूट्स होते हैं ना इंसॉल्वेंसी के, जो भी उसका फाइनेंशियल डाटा है वो आयु ही ऑथेंटिकेट करता है। ठीक है? तो इनको क्वालिटी स्टैंडर्ड्स मेंटेन करके रखने हैं। इंफॉर्मेशन स्टोर करने से पहले उसे ऑथेंटिकेट करना है कि ये इंफॉर्मेशन सही है या नहीं है, और जिनको इंफॉर्मेशन चाहिए उन्हें प्रोवाइड भी करनी है। ठीक है? और बाकी आयुष के साथ भी इनका कोऑर्डिनेशन होना चाहिए कि इधर से उधर इंफॉर्मेशन जाए, तो इंटरऑपरेबिलिटी होनी चाहिए। अगर किसी को इंफॉर्मेशन सबमिट करना है आयु के पास, तो स्पेसिफिक फीस पे करनी पड़ती है, और जो भी इंफॉर्मेशन है वो फिर सबमिट की जाती है। जो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स होते हैं, उन्हें फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सबमिट करनी होती है, इंक्लूडिंग द डिटेल्स ऑफ एसेट्स रिलेटिंग टू विच सिक्योरिटी इंटरेस्ट आर क्रिएटेड। अगर कोई फाइनेंशियल क्रेडिटर है, वो बोल रहा है कि इस कंपनी ने मेरा लोन नहीं चुकाया, तो ये फाइनेंशियल क्रेडिटर को सारा जो डाटा है, क्या गिरवी रखा गया था, वो आयु को देना है। ऑपरेशनल क्रेडिटर्स को भी अपना सारा इन्फॉर्मेशन आयु को ही देना पड़ता है, क्योंकि वही ऑथेंटिकेट करते हैं सारी इन्फॉर्मेशन। अगर कोई अपडेशन है, कोई एरर हो गया था, उसको भी आयु करेक्ट कर सकता है, उसके लिए भी अप्लाई करना पड़ता है। पर्सन सबमिटिंग फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन कैन नॉट शेयर इट विद एनीवन एल्स अनलेस स्पेसिफिकली परमिटेड। अब जो डाटा आयु को दिया जा रहा है, वो अनटिल अनलेस परमिटेड ना हो, किसी और के साथ नहीं शेयर किया जाएगा। ठीक है? फिर बात करते हैं एडजुडिकेटिंग या एपेलेट अथॉरिटीज की। देखो, अगर इंसॉल्वेंसी का प्रोसेस स्टार्ट होता है, तो एप्लीकेशन किसको देनी है? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को। ठीक है? जैसे जैसे आप पूरा टॉपिक करोगे आपको क्लैरिटी आती जाएगी। तो अगर मान लो कंपनी है, जियो कंपनी का दिवालिया निकल गया, उसके क्रेडिटर्स बोल रहे हैं ये तो हमारा जी लोन नहीं चुका रहे, जियो वाले। तो अब उसके क्रेडिटर्स जो एप्लीकेशन फाइल करेंगे ना, वो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास करेंगे। तो अगर आईबीसी के अंडर कॉर्पोरेट का केस है, तो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी होती है। ठीक है? तो कहाँ पे जुरिस्डिक्शन, कौन से वाले एनसीएलटी के पास जाना पड़ेगा? बेस्ड ऑन वेयर द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कॉर्पोरेट पर्सन इज। जहां पे कॉर्पोरेट का रजिस्टर्ड ऑफिस है, या वहां पे जो एनसीएलटी होगा, वहां पे केस जाएगा। ठीक है? और अगर एनसीएलटी कोई ऑर्डर पास करता है, उसके अगेंस्ट अपील करनी है, तो नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल के पास अपील जाती है। फिर एनसीएलटी की जुरिस्डिक्शन की बात करें, तो कॉर्पोरेट डेटर, कॉर्पोरेट पर्सन के जो केसेस हैं, और कॉर्पोरेट डेटर्स की कोई सब्सिडरीज हैं, उनके कोई केसेस हैं, क्वेश्चन ऑफ प्रायोरिटीज, लॉज, फैक्ट्स अराइजिंग इन इंसॉल्वेंसी एंड लिक्विडेशन प्रोसीडिंग, कोई भी केसेस हैं कंपनी को लेके, कोई लिक्विडेशन प्रोसीडिंग, इंसॉल्वेंसी, सारा कुछ एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी एनसीएलटी है, और फिर एपेलेट अथॉरिटी एनसीएलएटी है। तो एनसीएलटी के पास वैसी ही पावर है जैसी कि डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल के पास होती है। ठीक है? अगर कोई इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स ऑफ अ कॉर्पोरेट डेटर आर पेंडिंग बिफोर एनसीएलटी, देन रिलेटेड प्रोसीडिंग्स ऑफ इट्स कॉर्पोरेट गारंटर और पर्सनल गारंटर फॉल अंडर द सेम एनसीएलटी। मान लो एक कंपनी का केस जो है एक एनसीएलटी के पास चल रहा है, उसी कंपनी के गारंटर का अगर कोई केस आता है, वो भी फिर सेम ही एनसीएलटी के पास जाएगा। ठीक है? अगर हम इंडिविजुअल्स और पार्टनरशिप फर्म की बात करें, तो उनके जो केसेस होते हैं, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी होती है डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल।
जहां पे डेटर रहता है, जहां पे बिजनेस करता है, वहां का जो डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल होगा उनके पास केस जाता है। और एपलेट अथॉरिटी क्या है? डेट रिकवरी एपलेट ट्रिब्यूनल। तो इंडिविजुअल डेटर के केसेस हैं, ठीक है, उसके अगेंस्ट कोई क्लेम्स हैं, कोई इंसॉल्वेंसी की बात है, बैंक्रप्सी की बात है, पार्टनरशिप या इंडिविजुअल की, वो सारा कुछ डीआरटी के पास आता है। तो जब भी डीआरटी से डीआरएटी अपील जाती है या एनसीएलटीसी से एनसीएलएटी अपील जाती है, तो 30 डेज के अंदर अंदर जानी चाहिए। और अगर आप किसी कारण से लेट हो जाते हो अपील फाइल करने में, लेकिन अगर आपके पास सफिशिएंट रीजन है, तो 15 डेज का एक्सटेंशन जो है वो प्रोवाइड किया जा सकता है। ठीक है। अब अपील के क्या ग्राउंड्स हो सकते हैं कि एनसीएलटी ने ऑर्डर पास कर दिया, लेकिन अब एनसीएलटी के पास जाना है, क्यों, क्या जरूरत पड़गी कॉर्पोरेट के केस में? तो अगेंस्ट दी ऑर्डर्स फॉर रेजोल्यूशन प्लान। देखो, जो रेजोल्यूशन प्लान है ना, अगर जब भी कंपनी का दिवालिया निकलता है ना, तो सबसे पहले जब इंसॉल्वेंसी प्रोसेस स्टार्ट होता है, सबसे पहले एक रेजोल्यूशन प्लान बनाया जाता है कि कंपनी को लिक्विडेट नहीं करते, कंपनी को बंद नहीं करते हैं, पहले रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। अगर वो जो रेजोल्यूशन प्लान बनाया जाता है, अगर वो लॉ के अगेंस्ट है, ठीक है, उसमें कोई इरेगुलरिटी है कि रेजोल्यूशन प्रोफेशनल ने अपना काम अच्छे से नहीं किया, ठीक है, या फिर ऑपरेशनल क्रेडिटर्स के हक की बात नहीं हुई है, या फिर आईबीबीआई के स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं करता है, या फिर डजन प्लेस रेजोल्यूशन कॉस्ट अबव अदर डेट्स, कि प्लान में गड़बड़ है, ठीक है, तो फिर इसकी अपील फाइल की जा सकती है। अगर लिक्विडेशन में, जब कंपनी अगर ना रेजोल्यूशन प्लान फेल हो जाता होता है, फिर कंपनी लिक्विडेशन के लिए चली जाती है, क्या बंद कर दो, तो अगर उसमें कोई इरेगुलरिटीज है, इस पूरे प्रोसेस में कोई गड़बड़ लगती है, तो अपील फाइल की जा सकती है। जहां पे आईबीसी की बात आती है, वहां पे एनसीएलटी, डीआरटी, एनसीएलएटी, डीआरएटी यही केसेस हेयर करते हैं। सिविल कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन नहीं है, ना ही सिविल कोर्ट आईबीसी के प्रोसीडिंग्स में इंटरफेयर करके इंजंक्शन ऑर्डर पास कर सकते हैं, कोई स्टे ऑर्डर नहीं लगा सकते। तो एनसीएलटी का ऑर्डर है, एनसीएलएटी में अपील चली जाएगी। उसके आगे अगर क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व है, तभी सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल की जा सकती है। नॉर्मली आप आगे नहीं जा सकते हो। अगर एनसीएलटी से एनसीएलटी गया या डीआरटी से डीआरटी गया, उसके आगे सुप्रीम कोर्ट में अपील तभी फाइल की जा सकती है अगर क्वेश्चन ऑफ लॉ हो, कि लॉ की दिक्कत है कोई, तब सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं विद इन 45 डेज ऑफ द ऑर्डर, एक्सटेंडेबल बाय 15 डेज। ठीक है। और कोशिश करनी है सारी पार्टीज इन्वॉल्व को कि जल्दी से जल्दी जो केसेस हैं इनका रेजोल्यूशन होना चाहिए है। अगर कोई भी डिलेज होते हैं प्रोसेस में, रीजंस को रिकॉर्ड करना है, और एक्सटेंशन फिर एनसीएलटी, डीआरटी ये सब अप टू 30 डेज का एक्सटेंशन प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी फंड की। अब जो इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन है, लिक्विडेशन का प्रोसेस होता है, बैंकरप्सी होता है, ठीक है, उसमें कॉस्ट इन्वॉल्व होती है, तो वहां पे आता है इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी फंड। ये एक तरीके से फाइनेंशियल बैकअप का काम करता है ये फंड, ताकि जो भी प्रोसेस है फॉलो हो रहा है पूरा लिक्विडेशन का या रेजोल्यूशन का, वहां पे स्टेक होल्डर्स को प्रोटेक्ट किया जा सके। तो एक फंड क्रिएट किया जाता है। इस फंड में पैसा कहाँ से आता है? कुछ ग्रांट्स गवर्नमेंट देती है, जो, या फिर कॉर्पोरेट्स, फर्म्स, इंडिविजुअल्स जो केस में इन्वॉल्व है वो भी इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं, एंड कोई और अदर सोर्स भी हो सकता है जो गवर्नमेंट अलाउ करे। फिर इसी फंड का पैसे पे जो इंटरेस्ट बनता है वो भी इसी फंड में ऐड होता रहता है, वो वहां पे क्रेडिट आता है। तो एक फंड क्रिएट करके रखा गया है फाइनेंशियल बैकअप के तौर पे। A contributor to the fund may apply for withdrawal in case proceedings are initiated against them under IBC before an adjudicating authority। अब मान लो किसी कंपनी ने इस फंड में पैसा रखा हुआ है अपना, उस कंपनी के अगेंस्ट अगर आईबीसी के अंडर प्रोसीडिंग स्टार्ट होती है, ठीक है, उन्होंने पैसा साइड पे रखा हुआ था पहले कि अगर कभी कोई दिक्कत हुई तो हमारे पास ये फंड होगा, तो उन्होंने आईबीसी के इस फंड में, इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी फंड में पैसा डाला हुआ है, मान लो जियो कंपनी ने। अब जियो कंपनी के अगेंस्ट अगर इंसॉल्वेंसी प्रोसीजर स्टार्ट होता है, तब फिर जियो कंपनी विड्रॉल का रिक्वेस्ट डाल सकती है कि हमें अपने वर्कर को पे करना है, हमें अपनी एसेट को प्रोटेक्ट करना है, हमारे कॉस्ट लग रहे हैं पूरे प्रोसीजर में। तो वो बता सकते हैं रीजन और पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन जितना उन्होंने कंट्रीब्यूट किया था उतना ही वो विड्रॉ कर सकते हैं। सारा का सारा फंड पे थोड़ा ना उनका हक हो जाता है, तो बैकअप का एक फंड पड़ा हुआ है। ठीक है। फिर हम इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस की बात करते हैं।
हम कंपनीज और एलएलपीज जो होती हैं, लिमिटेड लायबिलिटी एंटिटीज, इनके रेजोल्यूशन प्रोसेस की बात करते हैं। तो अगर डिफॉल्ट जो हुआ है लोन वगैरह का, पैसे का जो डिफॉल्ट हुआ है, अगर 1 करोड़ से ज्यादा का है, तभी कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस स्टार्ट होता है। इसमें 2 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले आप ना रेजोल्यूशन करने की कोशिश करते हो। मान लो कि जियो कंपनी है, उसने लोन नहीं चुकाया, ठीक है, उसने लोन नहीं चुकाया और लोन है 5 करोड़ का, डिफॉल्ट हुआ है। तो ऐसा नहीं कि चलो जी कंपनी बंद कर दो सब कुछ बेच के, नहीं। सबसे पहले रेजोल्यूशन करने की कोशिश करो, रेजोल्यूशन प्रोसेस करो, ऑप्शंस देखो कि कैसे इस कंपनी को रेस्क्यू किया जा सकता है। अगर वो फेल हो जाता है, तब लिक्विडेशन की तरफ जाया जाता है कि अब तो इस कंपनी के हाथ में कुछ नहीं है, इसको बेच दो। तो कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस जो है, वो कौन स्टार्ट करता है? फाइनेंशियल क्रेडिटर भी स्टार्ट कर सकता है, ऑपरेशनल क्रेडिटर और डेटर खुद भी ये प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए एप्लीकेशन फाइल कर सकता है। ठीक है, तो जब डिफॉल्ट होता है, डिफॉल्ट के बाद ही इस प्रोसेस को स्टार्ट किया जा सकता है। कुछ एंटिटीज हैं जिनके खिलाफ ये प्रोसेस नहीं स्टार्ट किया जा सकता। जैसे मान लो कि जियो कंपनी का ऑलरेडी रेजोल्यूशन प्रोसेस चल रहा है, या भी 2-4 महीने पहले ही रेजोल्यूशन होके हटा है, तो फिर बार बार रेजोल्यूशन प्रोसेस नहीं होता। तो ये जो पूरा प्रोसेस होता है कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन का, ये 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन, जब एप्लीकेशन को एडमिट कर लिया गया, उसके 180 डेज के अंदर अंदर ये प्रोसेस को कंप्लीट करना होता है। और एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी वन टाइम एक्सटेंशन दे सकता है, 90 डेज का एक्सटेंशन दे सकता है। तो ओवरऑल अगर हम लिमिट देखें, सारे लिटिगेशन डिलेज मिला के, जो ये पूरा प्रोसेस है 330 डेज के अंदर कंप्लीट होना चाहिए फ्रॉम द इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट। इतने में ही ये डेज पे बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है। अगर दोनों पार्टीज चाहें, अगर वो सेटल कर लेती हैं आपस में, तो ये विड्रॉ भी हो सकती है एप्लीकेशन, अगर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी अप्रूवल देती है। ठीक है, मान लो कि जियो कंपनी ने डिफॉल्ट कर दिया और उसके जो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स हैं, उन्होंने एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, यहाँ पे कौन होगी, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के पास एप्लीकेशन फाइल कर दी और उन्होंने एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर दी, तो प्रोसेस शुरू हो जाता है। सबसे पहले मोरेटोरियम होता है, जिसमें एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी मोरेटोरियम डिक्लेयर कर देती है कि देखो अब हम ये प्रोसेस स्टार्ट करने वाले हैं, अब कोई भी लीगल एक्शन नहीं लेगा जियो कंपनी के अगेंस्ट, कोई रिकवरी के लिए, एनफोर्समेंट के लिए कोई सामने नहीं आएगा। अभी हमें शांति से, मतलब एक काम पीरियड हम लेके आ रहे हैं कि अभी ये प्रोसेस हो रहा है, बीच में कोई नया केस, नया कुछ नहीं लेके आएगा, कि मॉरेटोरियम डिक्लेयर कर दिया। और पब्लिक अनाउंसमेंट कर दी जाती है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के द्वारा कि बताओ क्रेडिटर्स के कौन कौन लोग हैं जिनका पैसा जियो कंपनी ने नहीं चुकाया। तो इस तरीके से इनविटेशन दिया जाता है और एक इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को हायर कर लिया जाता है। ठीक है, कि जब तक हम अपना पक्का वाला रेजोल्यूशन प्रोफेशनल हायर नहीं करते, तब तक डेटर, यानी कि जो जियो है डेटर है, उसके अफेयर्स को ये इंटरिम वाला बंदा ये हैंडल कर लेगा। इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल नाम, मान लो किसी अमय नाम के पर्सन को, अमय नाम के पर्सन को इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल के तौर पे हायर किया गया। तो अमय क्या करेगा, जो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स है, नॉट ऑपरेशनल क्रेडिटर्स, फाइनेंशियल क्रेडिटर्स की एक कमेटी बनाएगा, जिसे कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स बोला जाएगा, जो फिर मेन डिसीजन लेगी सारे कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी के। ठीक है, तो अब ये कमेटी बन गई। अब ये कमेटी सबसे पहले ये डिसाइड करेगी कि जो अमय है इंटरिम प्रोफेशनल, इसी को हम अपना रेजोल्यूशन प्रोफेशनल बना लें या किसी नए को लेके आए। तो सबसे पहले तो वो डिसाइड किया जाता है। मान लो अमय को ही उन्होंने कंटिन्यू करवा दिया कि तुम ही बढ़िया काम कर रहे हो, तुम ही रेजोल्यूशन प्रोफेशनल हो, तो वही फिर चार्ज ले लेगा और बाकी का काम करना फिर शुरू होगा। ठीक है, तो सबसे पहले द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल प्रिपेयर्स अ इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम कंटेनिंग ऑल रेलिवेंट फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल डिटेल्स ऑफ द डेटर। अब डेटर को लेके जितना भी सारा डेटा है, फाइनेंशियल डेटा है, उसको लेके एक इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम जो है वो प्रिपेयर किया जाता है एंड उसे शेयर किया जाता है विद द रेजोल्यूशन एप्लीकेंट। ठीक है, कि ताकि अब आगे एक रेजोल्यूशन प्लान बनाया जा सके। तो जो रेजोल्यूशन एप्लीकेंट होगा, वो सबमिट करेगा रेजोल्यूशन प्लान रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को कि ठीक है, तुमने मुझे डाटा दिया, मैंने ये रेजोल्यूशन प्लान बना दिया, देखो। ठीक है, अभी जो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल होगा, ये कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स के सामने रखेगा प्लान कि देखो जी, ये हमने प्लान बनाया है इस कंपनी को बचाने के लिए, अब आप अप्रूव करो। ठीक है, अब अप्रूवल में
जो कमेटी ऑफ क्रेडिटर है वो देखेगी कि प्लान सही है, फेयर है। अगर उन्हें सही लगता है कि चलो ठीक है, फिर ये प्लान भेजा जाता है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास कि हमारी तरफ से तो ये प्लान है जियो कंपनी को बचाने का। अगर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को लगता है कि सही है, प्लान है, तो वो अप्रूव कर देते हैं। ठीक है, और कंपनी चलती रहती है और उसमें जो जो प्लान के अकॉर्डिंगली चेंजेस हैं वो कर दिए जाते हैं। अगर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी इस प्लान को रिजेक्ट कर देती है, ठीक है, तो फिर वो कंपनी बाद में लिक्विडेशन में चली जाएगी कि अगर भाई ये कंपनी को तो बचाया ही नहीं जा सकता, तो उसे लिक्विडेशन के लिए भेज दिया जाता है। अगर रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव होता है, तो जो रेजोल्यूशन एप्लीकेंट होता है वो सारे लीगल और रेगुलेटरी अप्रूवल्स ले लेता है 1 साल के अंदर अंदर। सारा जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर रेजोल्यूशन हो नहीं पाता है तो फिर लिक्विडेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो लिक्विडेशन कब होता है? जब रेजोल्यूशन प्लान फेल हो जाए, ठीक है, रिजेक्ट हो जाए, या कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स ही पहले बोल दे कि भाई इस कंपनी को तो बचाया नहीं जा सकता। 66% लोगों ने वोट डाल के बोल दिया कमेटी में कि इस कंपनी को नहीं बचाया जा सकता, तो कंपनी को फिर लिक्विडेट करने का प्रोसेस बन जाता है। ठीक है, अगर कोई कॉर्पोरेट डेटर रेजोल्यूशन प्लान के खिलाफ जाता है, ठीक है, तब भी फिर लिक्विडेशन का प्रोसेस जो है स्टार्ट हो सकता है। एक बार लिक्विडेशन का ऑर्डर आ गया तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी पहले तो फॉर्मल लिक्विडेशन का ऑर्डर पास करती हैं। पब्लिक अनाउंसमेंट कर दिया जाता है कि भाई जियो कंपनी को नहीं बचा रहे हम, ये तो लिक्विडेशन में जा रही है। जो भी जहां पे भी जियो कंपनी रजिस्टर्ड थी उन्हें बता दिया जाएगा कि ये कंपनी लिक्विडेट हो रही है। जो भी कंपनी के ऑफिसर्स हैं, एम्प्लॉइज हैं, वर्कमैन हैं, उन सबको बता दिया जाएगा कि भाई ये कंपनी जो है बंद हो रही है, तुम्हें डिस्चार्ज किया जा रहा है। कुछ लोग कंटिन्यू करते हैं एंड तक, बाकियों को डिस्चार्ज कर दिया जाता है। ठीक है, ऑन पासिंग लिक्विडेशन ऑर्डर द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल विद रिटन कंसेंट एक्ट्स एज अ लिक्विडेटर। अब अमेय जो था, अमेय कौन था? रेजोल्यूशन प्रोफेशनल था। कई बार जो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल होता है ना, उसे ही अब लिक्विडेटर बना दिया जाता है। लिक्विडेटर का काम क्या होता है कि सारों के क्लेम इकट्ठे करो, किसको क्या क्या देना है, सारी एसेट्स इकट्ठी करो, उनको बेच के सबका पैसा डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो सबसे पहले जो लिक्विडेटर होता है ना, सारी एसेट्स इकट्ठी कर लेता है, जिसे लिक्विडेशन एस्टेट बोला जाता है, कि इन इन एसेट्स को बेच के हमें पैसा रेज करना है, ये डिसाइड कर लिया जाता है। और ये फिड्यूशरी कैपेसिटी में, रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में काम करता है लिक्विडेटर, क्रेडिटर्स के बेनिफिट के लिए काम करता है। ठीक है, तो लिक्विडेटर पहले तो सारे क्रेडिटर्स को बोलेगा कि बताओ अपने अपने क्लेम भेजो कि तुम्हारा किसका कितना कितना पैसा देने वाला है। तो सबके 30 डेज के अंदर अंदर क्लेम वो कलेक्ट कर लेता है कि किसको कितना पैसा देना है। ठीक है, और लिक्विडेटर जो है वो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास भी अप्लाई कर सकता है कि हमें ना प्रेफरेंशियल ट्रांजेक्शन नहीं करनी है। कई बार क्या होता है कि कंपनीज में गड़बड़ होती है कि जो क्रेडिटर्स जो हैं, जिनको प्रायोरिटी नहीं मिलनी चाहिए उनको प्रायोरिटी मिलती है, तो ये सारा कुछ अवॉइड करना होता है। इवन अगर कभी कॉर्पोरेट डेटर ने फेयर वैल्यू से कम में अगर एसेट्स बेची थी, उन एसेट्स को रिवर्स कर दिया जाएगा। कई बार क्या करते हैं, मान लो जियो कंपनी जो है ये डूब रही है, ये क्या करेगी, मान लो जियो कंपनी मुकेश अंबानी की है, ये ना बहुत सस्ते दाम में एसेट्स अनिल अंबानी को बेच रही है ताकि अपने घर में रहे, सस्ते में बेच लेते हैं, बाद में देख लेंगे। तो अगर ये बात लिक्विडेटर को पता लग जाए कि इन्होंने जानबूझ के कम वैल्यू पे बेचे हैं, तो वो सारी ट्रांजेक्शन को रिवर्स कर दिया जाएगा। ठीक है, फ्रॉड किया है उस सबको रिवर्स कर दिया जाएगा। ठीक है, if corporate debtor has availed financial operational debt at exorbitant terms within 2 years before insolvency commencement date, RP liquidator may seek AA's order to avoid them। अगर कॉर्पोरेट डेटर ने पिछले 2 साल में बहुत ही ज्यादा बड़े दाम पे, महंगे दाम पे कोई डेट उठाई थी पिछले 2 साल में, तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी उसको भी अवॉइड करने का ऑर्डर पास कर सकती है। अब लिक्विडेटर ने देखा कि हमारे पास ना सिक्योर्ड क्रेडिटर है। कुछ सिक्योर्ड क्रेडिटर होते हैं जो लोन देते हुए कोई चीज गिरवी रखवाते हैं, कि मान लो एसबीआई से जियो कंपनी ने लोन लिया था 50 करोड़ का, उसके लिए अपना लैंड गिरवी रखा था। अब एसबीआई को दो ऑप्शन दिए जाएंगे कि देखो जी, एक तो तुम ये लैंड टेक ओवर कर लो, ठीक है, अपना पैसा रिकवर कर लो और खुद से हैंडल कर लो। दूसरा कि तुम अपना ये सिक्योरिटी इंटरेस्ट रिलिंक्विश कर दो, छोड़ दो, हम इसे अपने लिक्विडेशन एस्टेट में ऐड कर लेंगे और तुम्हें तुम्हारा पैसा बाद में दे देंगे। मर्जी होती है, अब एसबीआई की मर्जी है सिक्योर्ड क्रेडिटर की कि वो खुद से इस सिक्योरिटी इंटरेस्ट को देखना चाहता है या फिर अपना जो इंटरेस्ट है लिक्विडेटर को दे देगी, लिक्विडेटर हैंडल कर लेगा। ठीक है, तो एसबीआई की मर्जी है। अब
जो चीजें बेची जाएंगी सारा मान लो लिक्विडेट कर दिया, एस्टेट सबको जियो कंपनी का बेच दिया। अब जो लोगों को पैसा बेचा जाए दिया जाएगा, बांटा जाएगा, वो वाटरफॉल प्रायोरिटी पे होता है। ठीक है, सबसे पहले जो पैसा आया मतलब सब कुछ बेच के 100 करोड़ आ गया, सबसे पहले 100 करोड़ में से इंसॉल्वेंसी करने का जो कॉस्ट है वो रिकवर किया जाएगा। वर्कमैन के कोई ड्यूज हैं, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स के जो ड्यूज हैं, इनका पारी पासो यानी कि इक्वल चार्ज होगा, फिर इनको पे किया जाएगा। फिर वेजेस सैलरीज पे किए जाएंगे, फिर अनसिक्योर्ड फाइनेंशियल क्रेडिटर्स को पे किया जाएगा, फिर गवर्नमेंट के ड्यूज हैं या कोई रिमेनिंग सिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं उनको पे किया जाएगा। एंड में जो शेयर होल्डर्स हैं उनको पैसा पे किया जाएगा। तो एक बार जब ये पूरा प्रोसेस लिक्विडेशन का खत्म हो जाता है, तो लिक्विडेटर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को बोलता है कि अब आप इस कंपनी को डिसॉल्व कर दो। तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ऑर्डर पास करेगी और रजिस्टरिंग अथॉरिटी को विद इन 7 डेज एक कॉपी दे दी जाएगी जो जियो कंपनी जहां पर रजिस्टर्ड थी कि अब ये कंपनी डिसॉल्व हो चुकी है। दो सिंपल प्रोसेस होते हैं, फास्ट ट्रैक इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस और प्री पैकेज्ड इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। तो फास्ट ट्रैक प्रोसेस सेम है, लेकिन जो सिंपल कॉर्पोरेट डेटर्स होते हैं ना, उन्हें कम समय में ये पूरा प्रोसेस करके दिया जाता है। तो जिनका भी एसेट इनकम लेवल बिलो द लेवल है जो गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया कि इससे नीचे वाले लेवल का फास्ट ट्रैक हो सकता है, या फिर जो ऐसे क्रेडिटर्स हैं या डेट इतना कम है कि गवर्नमेंट ने बोला कि ठीक है फास्ट ट्रैक कर लो, तो जहां जहां पे गवर्नमेंट अलाउ करती है वहां पे फास्ट ट्रैक वाला प्रोसेस भी यूज हो सकता है। तो 90 डेज जो है, 90 डेज फ्रॉम द इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट, ये प्रोसेस कंप्लीट होना चाहिए। 45 डेज का एक्सटेंशन मिल सकता है, लेकिन 135 डेज में ये कंप्लीट हो जाता है फास्ट ट्रैक वाला प्रोसेस। तो सारा प्रोसेस सेम रहता है, बट कम समय में ये रेजोल्यूशन हो रहा है कि डेटर ने एप्लीकेशन फाइल करी या क्रेडिटर ने करी, पूरा प्रोसेस सेम है लेकिन कम टाइम में होगा। जो प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस है ना, ये सिर्फ और सिर्फ माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए होता है। अगर इनके 66% वैल्यू के अगर क्रेडिटर्स, जो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स हैं, अगर मान जाते हैं, तो उनके लिए भी ना एक प्री पैकेज्ड इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस है जो सिंपल होता है, कम समय में ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। जहां पे फाइनेंशियल क्रेडिटर्स नहीं है, तो जो स्पेसिफाइड पर्सन है जिनकी डेट है, उनसे पूछ के ये वाला प्रोसेस कर लिया जाता है। अब इसकी रिगार्डिंग एमसीक्यूज देख लेते हैं। अंडर द इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड, द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी फॉर इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन फॉर इंडिविजुअल एंड पार्टनरशिप फर्म्स कौन है? तो यहाँ पे हमें पूछा गया है कि जो आईबीसी के अंडर इंडिविजुअल और पार्टनरशिप फर्म्स को लेके एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कौन सी है। ये 24-25 जून वाला जो पेपर है उसमें पूछा गया था। तो डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल होता है ना एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी इंडिविजुअल या पार्टनरशिप्स के केस में। नेक्स्ट इज अंडर द आईबीसी द फ्रेश स्टार्ट प्रोसेस अलाउज इंडिविजुअल टू रिजॉल्व इंसॉल्वेंसी मैटर्स एक्सपीडिशियसली विद इन अ मैक्सिमम ऑफ 180 डेज। तो सी करेक्ट आंसर है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट आईबीसी। आईबीसी को 2016 में इनैक्ट किया गया था ताकि इंसॉल्वेंसी लॉज को कंसोलिडेट और अमेंड किया जा सके। करेक्ट। कॉर्पोरेट के केस में अगर डिफॉल्ट 1 करोड़ से ज्यादा का है तब ये प्रोसेस स्टार्ट होता है। इंडिविजुअल पार्टनरशिप के केस में 1000 रुपए के डिफॉल्ट में भी प्रोसेस हो सकता है। और आईबीसी के अंडर आईबीबीआई को स्टैब्लिश किया गया है। बिल्कुल सही, सारे स्टेटमेंट सही हैं, तो सी करेक्ट आंसर है। अगला है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द इंस्टीट्यूशनल पिलर्स ऑफ आईबीसी। आईबीबीआई आईपीआईपीए आयुष को रेगुलेट करता है। करेक्ट। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स को इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज में एनरोल कराना पड़ता है। करेक्ट। आयु जो है वो कलेक्ट और ऑथेंटिकेट करता है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। करेक्ट। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कंपनीज के केस में डीआरटी नहीं है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है। तो 1 2 3 ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। एफआईआरपी जो फास्ट ट्रैक इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस है, ये छोटे डेटर्स या कम इनकम वालों के लिए है। करेक्ट। इसमें 90 डेज प्लस 45 डेज, मैक्सिमम 135 डेज में प्रोसेस होता है। करेक्ट। प्री पैकेज्ड इंसॉल्वेंसी है एमएसएमईज के लिए। करेक्ट। हमारा प्री पैकेज्ड इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस है, वहां पे 66% क्रेडिटर से पूछना पड़ता है इनिशिएट करने से पहले। तो बिल्कुल करेक्ट। तो यहाँ पे भी सारे ऑप्शंस करेक्ट हैं, तो सी इज द करेक्ट आंसर। सो बिफोर लीविंग आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू कि अगर आप जेआईबी नवंबर 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप एक कोर्स चाहते हैं जो आपका वन स्टॉप सोल्यूशन हो, तो आप जेआईबी के मास्टर कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको 80% ऑफ मिलेगा अगर आप सेप्टेम्बर 80 कोड अगर आप यूज करते हैं।
तो अगर हम वेबसाइट पे देखें तो आप एडुटैप की वेबसाइट पे जाएंगे, कोर्सेज में जेआईबी कोर्सेज में आपको यहाँ पे कॉम्बो के अंडर मास्टर कोर्स दिखेगा, जहाँ पे सारे सब्जेक्ट्स की रिकॉर्डेड क्लासेस, एग्जाम से जस्ट पहले लाइव क्लासेस, नोट्स, टेस्ट सीरीज, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज आपको मिलेंगे एंड आपको 8 और 12 मंथ्स की वैलिडिटी यहाँ पे मिलती है। आप सितंबर के 80 कोड यूज करके एनरोल कर सकते हैं। अगर आप एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट में एनरोल करना चाहते हैं, किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट में अगर आपको इशू है, तो आप उस स्पेसिफिक सब्जेक्ट का भी मास्टर कोर्स ले सकते हैं। ठीक है, तो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।